अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 7 को, और टेस्ट नंबर 7 बेस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 है, अ बार मैग्नेट इज मूव्ड एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ वायर which is connected to a galvanometer. The magnet is now withdrawn along the same path at 4 meter per second. The deflection of the galvanometer is in the. अब देखिएगा पहला केस क्या है। फर्स्ट केस में ये कहा गया कि एक बार मैग्नेट जो है वो किसी कॉइल ऑफ अ वायर जो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच की गई है मूव कर रहा है विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो लीड करेगी इंड्यूस करंट को। गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन करंट को बता रहा होगा। लेट्स सपोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट आ गई। अगर हम इसे विड्रॉ कर ले, मतलब विड्रॉ करने का है, हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी चेंज हो जाएगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज हमें कैसे पता लगेगी? गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पर आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बताया गया कि यहां पर जो हमारे पास स्पीड है, विड्रॉ स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है स्पीड पहले से क्या कर दी गई? डबल। और अगर स्पीड पहले से डबल कर दी जाए तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम मोशनल ईएमएफ भी पढ़ा है, वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस मींस दैट करंट भी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। दिस मींस दैट हमारे पास अब करंट की वैल्यूज भी पहले से क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। मैं डेल्टा ऑप्शन पढ़ता हूं जी। अपोजिट डायरेक्शन एज प्रीवियसली विद मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन डबल। क्वेश्चन नंबर 87 है, a coil of metal wire connected with galvanometer is kept stationary in a magnetic field whose magnitude is continuously changing and direction is always perpendicular to the plane of the coil. Then option alpha है, an EMF is induced in the coil. option beta है, a current is induced in the coil. option charlie है, neither EMF nor current is induced. option delta है, both A and B। तो आपको अच्छी तरह से पता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज कर रही हो तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी क्या करेगा? कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। और अगर फ्लक्स चेंज कर गया तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और ये इंड्यूस ईएमएफ किसको लीड करेगी? करंट को। तो दैट्स इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बोथ ए एंड बी। करंट भी इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 88, a straight conductor of length 4 meter moves at a speed of 5 meter per second when the conductor moves at an angle of 60 degree with the direction of magnetic field of induction 0.5 Tesla. The EMF induced is, आपने बतानी है अभी EMF की वैल्यूज क्या होगी। मोशनल EMF का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है VBL sin थीटा। वेलोसिटी की वैल्यूज दी गई 5 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक इंडक्शन 0.5 टेस्ला है, लेंथ की वैल्यूज दी गई 4 मीटर है, और साइन ऑफ 60 डिग्री। आप इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए 4 5 20 हो गए, और ये 0.5 5 by 10 लिखा जाएगा। दिस वन इज 0.866। ये एक जीरो इस एक जीरो से कैंसिल हो गया। 2 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और अगर मैं 10 को 0.866 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? डेट इज द 8.66 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ऑफ 100 टर्न्स वेरीज एट द रेट ऑफ 240 वेबर पर मिनट। याद रखिएगा वेबर पर मिनट दिए गए। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एन डेल फाई बाय डेल टी। कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए थे? दैट इज 100। फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कितना दिया गया? 240 वेबर पर मिनट। अब आप इसे सबसे पहले तो सेकंड्स में कन्वर्ट करें। 240 और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो डेट्स ये जीरो इससे कैंसिल हुआ। 6 4 24, और 4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 वोल्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड द बीटा इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, a magnetic field of induction 4 Tesla acts at right angle to a coil of area 200 centimeters square with 400 turns and having a resistance of 50 ohm.
द कॉइल इज रिमूव्ड एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम द फील्ड इन 0.5 सेकेंड। रिमूव करने का मतलब है अब जिस रीजन में चला गया वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, हमारे पास कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही होगी, हमारे पास अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा जाएगा एन डेल फाइव बाय डेल टी, और यहां पर एन एज इट इज आ गया, डेल फाइव की जगह हमने डेल बी ए कॉज ऑफ थीटा लगाया। अगर एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पर है तो वेक्टर एरिया के साथ क्या होगा, 0 डिग्री एंगल, तो डेट से कॉज ऑफ जीरो यहां पर 1 हो जाएगा, मैंने मेंशन नहीं किया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होगा। नंबर ऑफ टर्न्स 400 दिए गए, मैग्नेटिक फील्ड 4 से 0 हो गई, शुरू में 4 टेस्ला थी, जब रिमूव करके इस रीजन से बाहर निकले तो 0 हो गई। हमारे पास एरिया की वैल्यूज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, तो मैंने इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 0.5 कर देते हैं। देखिए ये 10 इज की पावर -4 इन 10 इज की पावर +4 से तो हो गए कैंसिल, ये 4 है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 32, और 32 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0.5 से। 0.5 का मतलब है 5/10 और ये 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेट्स है ये 10/5 कितना हो जाएगा 2, और 2 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 91 है अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर हैविंग 10 टर्न्स, ईच टर्न विद डायमेंशन 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर। याद रखिएगा रेक्टेंगुलर लूप है, is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. प्लेन ऑफ द लूप के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल टू द लूप के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो कॉज ऑफ जीरो का फैक्टर 1 हो जाएगा। द लूप इज मूव फ्रॉम रीजन नंबर 1 टू रीजन नंबर 2 इन 0.05 सेकेंड, और रीजन नंबर 2 अगर आप फिगर में गौर से देख रहे हैं वहां पर बी 0 है, तो वंस अगेन डेल्टा बी क्या होगा, इनिशियल बी की वैल्यू -0। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ द लूप, तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। वंस अगेन फॉर्मूला एन डेल बी ए ओवर डेल टी लगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे 10, डेल बी क्या था 2 - 0, बिकॉज 2 टेस्ला से 0 रीजन में चला गया। एरिया किसके बराबर आएगा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम की वैल्यू थी 0.05 सेकेंड। अगर आप इसको फर्दर ऑपरेट करते हैं तो ये 10 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, 0.2 और 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.1 हो जाएगा, और ये 5 × 10 इसकी पावर -2, मैंने इसके डेसिमल पॉइंट्स को ऑपरेट कर दिया। अब यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन किसके बराबर निकला, ये इससे कैंसिल हो गया, डेट इज 4, ये 10 इसकी पावर -1 है और ये +2, तो 4 × 10 इसकी पावर +1 डेट इज 40 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 92, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है, कौन सी है। ऑप्शन ए है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की कोई ऑप्शन नहीं देता, तो डेट्स ये ऑप्शन हमारे पास गलत हुई, पहला वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये गलत ऑप्शन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये डेफिनेशन थी फेराडे लॉ की, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, तो ये भी हमारे पास इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन होगी। ऑप्शन डेल्टा है, नॉन ऑफ दीज, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, बीटा। बीटा ऑप्शन कैसे ठीक हुई, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अगर उसकी एवरेज वैल्यूज ले लें तो वो इसके बराबर आएगी, और यही हमारे पास बीटा ऑप्शन में रिप्रेजेंटेशन दी गई, तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन बीटा मानी जाएगी। 93 क्वेश्चन है अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ वर्टिकल कंडक्टिंग रिंग दैट इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। What happens to the ring during the time when magnets start moving away from the ring after passing through it? आपसे क्वेश्चन ये दिया गया कि ये जो बार मैग्नेट है ना, इसमें से पास करके इधर आ गया, हम इसे कंटिन्यूसली मूव करवाते जा रहे थे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दी गई, तो ये मूव करके ऑब्वियसली इसकी पोलैरिटी में तो कोई चेंज नहीं आया होगा, ये ऐसे ही रहेगी, और अब ये इससे वे जा रहा है। अब लेंजेस लॉ का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में लेके आइएगा, अगर बार मैग्नेट और कॉइल, कौन सा कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, उनके दरमियान डिस्टेंस कंटिन्यूसली ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा हो, तो फेसिंग साइड्स पर कौन से पोल्स बनते थे, तो फेसिंग साइड्स पर बनने वाले पोल्स जो थे वो अपोजिट नेचर के थे। दिस मींस दैट इस फैंटम बार मैग्नेट का यहां पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। ये नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है ये बार मैग्नेट इसकी साइड पर मूव कर रहा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा। अल्फा ऑप्शन पढ़ रहा हूं जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास द रिंग विल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट।
क्वेश्चन नंबर 94 है, अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सडनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिगन टू इंक्रीज। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। अगर हमें लेंज़ेस लॉ अप्लाई करना है तो यहां पर केस पहले वाला लगेगा, जब बार मैग्नेट किसकी साइड पर मूव करेगा, टुवर्ड्स द कॉइल, उस वक्त फ्लक्स इंक्रीज होता था। ऐसी सूरत में फैंटम बार मैग्नेट और बार मैग्नेट के आमने सामने वाले पोल्स, फेसिंग साइड से पोल सेम हो जाते थे। यह बात अपने ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट? आप इस कंडक्टिंग लूप में बता दें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होगी। देखिएगा हमारे पास है क्या, ये रीजन में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर का कैसे पता लगा, डॉट बता रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा दी जाए। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब है इस डायरेक्शन में, यहां पर एरो हेड है तो आपकी सामने वाली साइड पर साउथ पोल बना, और इस साइड पर कौन सा पोल बन रहा होगा, नॉर्थ पोल बन रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाए, फ्लक्स इंक्रीज कर जाए, बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आ रहे हो तो फेसिंग साइड्स पर बनने वाले पोल सेम हो जाते हैं। दिस मींस दैट ये जो कॉइल है, जिस साइड से हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे उस साइड पर बनने वाला पोल कौन सा होगा, वो साउथ होगा। साउथ के सामने साउथ पोल बन रहा होगा। और अगर ऑब्जर्विंग साइड पर साउथ पोल बन जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि अब डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो जाती है, दैट इज द क्लॉकवाइज। दिस मींस दैट इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। अल्फा ऑप्शन है जी, क्लॉकवाइज। 95 क्वेश्चन है, a coil of a wire is pulled in a magnetic field with a constant velocity. Constant velocity से पुल किया जा रहा है। If its ohmic resistance decreased, then देखें आपसे कहा गया ohmic resistance डिक्रीज कर रही, तो ऑब्वियसली उसमें करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब हमारे पास कॉज क्या हो गया, इंक्रीजिंग करंट। अब हमें लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंगली इस इंक्रीजिंग करंट को क्या करना है, अपोज करना है। अपोज करने का मतलब है यहां पर हमारे पास इनर्शिया क्या कर जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। अगर इनर्शिया बढ़ गया तो इसका मतलब है इसे अब पुल करना पहले से डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा। और मैं बीटा ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूं। बीटा ऑप्शन है जी, इट इज डिफिकल्ट टू पुल इट। क्वेश्चन नंबर 96 है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। एक लॉ लिखा गया, आपसे पूछा गया ये लॉ किसकी स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है फैराडेज लॉ, ऑप्शन नंबर बीटा है लेंज़ेस लॉ, ऑप्शन नंबर चार्ली है एम्पियर्स लॉ, ऑप्शन नंबर डेल्टा है ओहम्स लॉ। तो क्लियरली नजर आ रहा है ये हमारे पास लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी लेंज़ेस लॉ, और लेंज़ेस लॉ हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास 96 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 97 क्वेश्चन है जी, when a magnet is moved with its north pole towards a closed coil connected with the galvanometer, the further end of the coil act as a, the further end of a coil कीवर्ड है। देखें हमारे पास एक बार मैग्नेट कॉइल की साइड पर आ रहा है। अगर ये कॉइल की साइड पर आएगा तो फेसिंग साइड्स पर कौन से पोल्स बनने चाहिए, सेम। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने इस फैंटम बार मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा। जबकि इस साइड पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ। ऑब्जर्वेशन हम इस साइड से ले रहे हैं, हमारे से फर्दर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाली साइड। तो डेट्स है हमसे फर्दर साइड पर कौन सा पोल बन रहा होगा, साउथ पोल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा। 98 क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड अराउंड द कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट एज शोन व्हेन की इज प्रेस्ड द रिंग। एक आपके पास असेंबली दी गई है, आपने इस असेंबली में कुछ बातें डिस्क्राइब करनी है। देखें आपसे ये कहा गया कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर माउंट किया गया, उसके ऊपर एक रिंग रख दिया गया है। आपसे कहा गया अगर आप ये की को प्रेस कर दें, अगर ये की को प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा होगा। करंट यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनिशियली करंट क्या था, जीरो। फर्दर करंट जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ना शुरू हो गया। करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ चुका होगा। अब हम लेंज़ेस लॉ अप्लाई करेंगे। देखें यहां पर हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे तय होंगे। सोलेनॉइड वाला राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं, राइट हैंड में ग्रिप किया, कर्ल ऑफ द फिंगर किस चीज को बताएगी, करंट को। थंब किस चीज को बताएगा, नॉर्थ पोल को। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा नॉर्थ पोल, जबकि ये क्या बन रहा होगा, साउथ पोल। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा वो ऑब्वियसली इस रिंग में भी क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा।
अगर वो इस रिंग में एसोसिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली अब इस रिंग को भी कैसे बिहेव करना पड़ेगा, फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर। और फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर पोलैरिटी कैसे बनेगी, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो फेसिंग साइड पर सेम पोल्स बनते हैं। इसका मतलब है इस रिंग का ये वाला टर्मिनल कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल के तौर पर, और ऊपर वाला टर्मिनल कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के तौर पर। साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल कर रहे होंगे तो ये रिंग किधर मूव कर जाएगा, डेट मूव अपवर्ड या जंप अपवर्ड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। 98 क्वेश्चन की चार्ली ऑप्शन पढ़ रहा हूं जी। चार्ली ऑप्शन है जंप्स अपवर्ड। 99 क्वेश्चन है अ करंट कैरिंग वायर लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वायर, द करंट इन वायर वैनिश सडनली, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। करंट जो है वो सडनली वैनिश हो गया है, आपने बताना है लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट मैक्सिमम से 0 हुआ, इसका मतलब है चेंज इन करंट डिक्रीजिंग है, फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा होगा। अब देखिएगा ये हमारे पास एक केस था, इसके सामने ये कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, यहां पर हमारे पास इनिशियल करंट कुछ ना कुछ था, जबकि फाइनल करंट 0 हो गया, तो चेंज इन करंट जो है वो डिक्रीजिंग होगा। अगर चेंज इन करंट डिक्रीजिंग होगा तो हमारे पास लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली सिंपल सा केस बन रहा है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस करंट हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है। तो कॉज को अपोज कैसे करेगा, करंट क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा है तो इसे अपोज कैसे करेगा, इसे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाएगा। और अगर इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाए तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है अब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। तो हमारे पास 99 क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन अल्फा मानी जाएगी जी। 100 क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज अफेक्टेड बाय। तो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर का हमने देखना है किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है। तो जितने भी पावर लॉसेस हैं ऑब्वियसली उससे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अफेक्ट हो सकती है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली हिस्टेरेसिस लॉस को तय कर रहा होता है, तो इससे अफेक्ट होगी एफिशिएंसी। ऑप्शन बीटा है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से भी एफिशिएंसी अफेक्ट होगी क्योंकि ये भी वन ऑफ द पावर लॉसेस बन सकते हैं। ऑप्शन चार्ली है इंसुलेशन बिटवीन द शीट्स, और इंसुलेशन बिटवीन द शीट से हमने रिड्यूस करवाया था एडी करंट को, तो डेट इज आल्सो वन ऑफ द पावर लॉस। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डेल्टा, डेट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 101 है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल टू डेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज। हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए रेशियो बतानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। याद रखिएगा अच्छी तरह से, आइडियल ट्रांसफार्मर में प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज करना होता है, और प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज कब हो सकता है, जब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में हो उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में आना चाहिए। दिस मींस दैट ये रेशियो 1:1 बनेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी अल्फा। 102 क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी जो है वो लेस होने चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइमरी। दिस मींस दैट नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी भी लेस होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, आपने बताना है कि ट्रांसफार्मर किस करंट पर वर्क कर सकता है। ऑप्शन अल्फा है एसी ओनली, ऑप्शन बीटा है डीसी ओनली, ऑप्शन चार्ली है बोथ एसी एंड डीसी, ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। देखिएगा ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड थी। मैग्नेटिकली लिंक्ड कब हो सकती हैं, जब फ्लक्स का चेंज प्राइमरी में जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करे सेकेंडरी में, तो फ्लक्स का चेंज आना जरूरी हुआ। डीसी में फ्लक्स का चेंज नहीं आ सकता बिकॉज कांस्टेंट करंट था। तो डेट्स व्हाई ट्रांसफार्मर नाम का जो डिवाइस होगा वो एसी के लिए से वर्क कर रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 104 है द पावर इनपुट टू अ मेन ट्रांसफार्मर इज 100 वॉट if the primary current is 5 ampere, the secondary voltage is 10 volt, and assuming no losses in transformer,
द टर्न्स रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी इज, आपने प्राइमरी की सेकेंडरी से टर्न रेशियो बतानी है, ये याद रखिएगा। टर्न रेशियो से फौरी तौर पर अपने तौर पर कंक्लूड नहीं कर लेना कि एनएस ओवर एनपी बताना है। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है एनपी ओवर एनएस बताना है। देखिए डेटा क्या है, हमारे पास पावर इनपुट क्या होती है आईपी वीपी के, तो वीपी क्या हो जाएगा पावर इनपुट डिवाइडेड बाय आईपी 100/5, तो ये 20 वोल्ट निकल आए, ये हमारे पास मिसिंग था, हमने कैलकुलेट कर लिया। वीएस ओवर वीपी क्या होगा एनएस ओवर एनपी के, तो एनएस ओवर एनपी क्या हो गया, वीएस की वैल्यूज 10 थी, वीपी की वैल्यूज 20 कैलकुलेट की, तो ये 1/2 हो गया। तो अब ये गलती नहीं करनी कि ये 1/2 आंसर होगा, हमें बताना था एनपी ओवर एनएस क्या होगा। तो एनपी ओवर एनएस क्या निकलेगा, दैट इज 2/1, तो आंसर क्या हो गया 2:1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द डेल्टा। अच्छा जी 104 क्वेश्चन में एक और भी बात बतानी थी कि ये हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो बात क्लियर है, किसके टर्न्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं प्राइमरी के, किसके टर्न्स कम हैं सेकेंडरी के, इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी भी कम होगा वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी से। तो बात क्लियर हो गई, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर 20 and 15 रिस्पेक्टिवली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये बात याद रखनी है। इफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन अ प्राइमरी कॉइल देन द रेशियो ऑफ द करंट इन सेकेंडरी टू द प्राइमरी इज, आपने सेकेंडरी टू द प्राइमरी की करंट रेशियो बतानी है। देखिए आईपी ओवर आईएस कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्चुअली एनएस ओवर एनपी। एनएस के टर्न्स 15 थे, एनपी के टर्न्स 20 थे, दैट्स वाई अब हम क्या चाह रहे हैं आईएस ओवर आईपी लेना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस साइड पर रेसिप्रोकल लूंगा तो रेसिप्रोकल इधर भी लेना पड़ेगा, दैट इज 20/15, और अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 4:3 हो जाएगी, तो 4:3 करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 106 क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज डिक्रीज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज कर सकती है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी बी प्राइमरी से ज्यादा होंगे, पावर ऑफ आउटपुट पावर इनपुट के बराबर होगी, तो एक ही फैक्टर कम होगा, आईएस जो है वो लेस निकलेगा आईपी से, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। 107 क्वेश्चन है, एंड आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज द वन विच, ऑप्शन अल्फा है डिक्रीज द करंट लेवल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप करता है, पावर को कांस्टेंट रखता है और करंट को स्टेप डाउन कर देता है, तो डेट्स ऑप्शन अल्फा ठीक हो गई। ऑप्शन बीटा इंक्रीज द वोल्टेज लेवल, तो स्टेप अप है तो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो गई। कीप द पावर लेवल, पावर लेवल को कांस्टेंट रखेगा, तो ये भी ठीक हो गया, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, दैट इज द डेल्टा। 108 क्वेश्चन है जी हमारे पास, एन एसी वोल्ट मीटर रीड्स 220 वोल्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपने सिंपल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की इक्वेशन लिखनी है और उसमें वैल्यूज को रिप्लेसमेंट देनी है। गलती एक हो सकती है, 220 वोल्ट को पीक वोल्टेज माना जा सकता है, लफ्ज बोला गया एसी वोल्ट मीटर, तो एसी वोल्ट मीटर पीक वैल्यूज मेजर नहीं करता, आरएमएस वैल्यूज मेजर करता है। तो पहले तो पीक कैलकुलेट करें, हमारे पास पीक वोल्टेज क्या होगी 200 इंटू द वीआरएमएस, 200 1.4 होता है, मैं इसे वीआरएमएस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज द 220। तो जो आंसर है देखिए 1.4 मल्टीप्लाई बाय 220, ये डिवाइडेड बाय 10 होगा, ये डेसिमल खत्म हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होंगे 28, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होंगे 28, और 2 बाकी बचे हुए थे, तो ये ऑलमोस्ट 308 के करीब आंसर निकलेगा। तो आप इस तरह से अपना गैस वर्क करेंगे तो तकरीबन 310। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, वोल्टेज इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होती है, पीक वोल्टेज साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, ये 310 हो गया, साइन ऑफ 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 थी तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 पाई टी निकल आएगा, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी एंड दिस वन इज द बीटा ऑप्शन। 109 क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज, एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, जब हम एवरेज वैल्यूज लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए तो डेट मस्ट बी 0। सिमिलरली
एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज भी कंप्लीट साइकिल के लिए एसी के लिए 0 ही कहलाती है। तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। 110 क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट करंट ऑफ 14.1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ रेजिस्टर, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज। कांस्टेंट करंट लफ्ज से क्लियर है, कांस्टेंट, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं कर रहा, तो यही इसकी आरएमएस वैल्यूज कहलाएगी, यही इसकी इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी। तो अगर कांस्टेंट करंट होगा तो यही वैल्यूज हमारे पास क्या कहलाती है, डेट इज द आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यूज। तो दिस मींस दैट करेक्ट ऑप्शन होगी 14.1 एम्पियर ही, तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 111 इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द वोल्टेज एंड द करंट इन द प्राइमरी आर 200 वोल्ट एंड 2 एम्पियर एंड दोज इन द सेकेंडरी आर 200 वोल्ट एंड आई एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द आई इज। एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिया गया, आपने आई की वैल्यूज बतानी है, क्या होगी। देखिए हमारे पास रिलेशन क्या होगा, वीएस ओवर वीपी, ये इनवर्स रिलेशन होगा करंट से, तो आईपी ओवर आईएस। हमारे पास वीएस की वैल्यूज दी गई 2000, वीपी की वैल्यूज दी गई 200। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये 10 निकल आएगा। तो वीएस ओवर वीपी की जगह हमने 10/1 लिखा, आईपी 2 एम्पियर दिया गया था, आईएस कैलकुलेट करना था। इसका मतलब है जो आईएस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2/10 के। तो आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा, 0.2 एम्पियर। तो दिस वन इज द अल्फा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। अगर हम कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली ये एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया गया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, कॉपर लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस, एडी करंट लॉसेस या हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, एडी करंट लॉसेस। और ये कौन सी ऑप्शन होगी, दैट इज द चार्ली, एडी करंट लॉसेस। लेमिनेटेड कोर करने का मतलब ही यही होता है कि हम एडी करंट लॉसेस को रिमूव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 113, बाय डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड मेकिंग द एरिया ऑफ ईच टर्न हाफ, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। देखिए हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज क्या होगी, BA अगर एक कॉइल है, और अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होती तो आप इसे क्या लिखते, NBA। आपसे कहा गया इसे डबल कर दें और इसे हाफ कर दें। अब नया फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इज द 2n BA/2। ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर वंस अगेन रिमेन सेम रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, दैट इज द डेल्टा। 114 क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स। कॉइल रेक्टेंगुलर है, कितने टर्न्स हैं, 10, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A is placed in a uniform magnetic field as shown in the figure। फिगर बनी हुई है। The magnetic flux linked with the coil is। आपने बताना है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड कर रहा होगा कॉइल के साथ। देखिए आपको क्लियरली नजर आ रहा है B और A में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, बिकॉज बोथ आर द पैरेलल। तो cos ऑफ 0 1 होता है। कितने टर्न्स दिए गए थे, 10। B है, ये A दिया गया, ये cos ऑफ 0 है, तो हमारे पास आंसर 10 इंटू BA आ जाएगा। इतना फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा होगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली। 115 क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ द अल्फा बिटवीन द प्लेन एरिया ऑफ अ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर द फ्लक्स रिड्यूसेस टू 1/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए क्वेश्चन पूछा गया फॉर विच वैल्यू ऑफ द अल्फा, और अल्फा एंगल हमेशा प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, phi BA cos ऑफ थीटा होगा, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होता है, इसकी जगह पर हमने मैक्सिमम फ्लक्स लगाया। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स अचीव हुआ, यहां पर एंगल बताना है। तो आपको नजर आ रहा है कि अब cos थीटा किसके बराबर निकलेगा, 1/2 के। दिस मींस दैट थीटा किसके बराबर आ गया, cos इनवर्स 1/2 डेट इज द 60 डिग्री। थीटा नहीं बताना था, बताना अल्फा था। अल्फा और थीटा का रिलेशन क्या होता है, अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो आपको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो डेट इज 30 डिग्री। एक्चुअली थीटा कौन सा एंगल है, वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया के साथ बना रही है। अल्फा कौन सा एंगल है, वो एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द एरिया के साथ बना रही है। तो डेट्स है इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी 30 डिग्री, एंड डेट ऑप्शन इज द अल्फा। ये था जी टेस्ट नंबर 7। कल इंशाल्लाह ताला इसी यूनिट का टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।